हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये सारी प्रश्न कई वर्षों से परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। हो सकता है दोस्तों आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न ज़रूर देखिए। फर्स्ट प्रश्न है आपका, फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट यानी कि श्रेणी में बटा हुआ था। जो फ्रांसीसी समाज था वो कितने श्रेणियों में बटा हुआ था। तो फ्रांसीसी समाज कुल 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट एंड तृतीय स्टेट, या फिर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। कुल 3 श्रेणियों में फ्रांसीसी समाज बटा हुआ था। प्रथम श्रेणी को पादरी वर्ग कहते थे और द्वितीय श्रेणी को कुलीन वर्ग कहते थे और तृतीय श्रेणी को किसान वर्ग कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। आपसे पेपर में पूछेगा कि प्रथम श्रेणी को किस नाम से जाना जाता था, तो आप लोग ऑप्शन में अगर मिले तो बता देना, पादरी वर्ग। ओके, जरूर आएगा इस तरह का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रथम स्टेट अर्थात प्रथम श्रेणी में कौन आते थे। प्रथम स्टेट, ये देखिए क्वेश्चन आया ना, क्वेश्चन आया ना, प्रथम स्टेट या फिर प्रथम श्रेणी में कौन आते थे। मैंने आपको बताया है कि कौन आते थे, पादरी वर्ग आते थे। ठीक है, पादरी वर्ग आते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों पूछेगा कि द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, तो आप लोगों को बताना है कुलीन वर्ग। और अगर पूछे तृतीय स्टेट में कौन लोग आते थे, तो आप लोगों को बताना है किसान वर्ग। ओके, तीनों क्लियर हो गया ना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड आप कर देंगे, ये 100% मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तीसरा है, किस स्टेट के लोग कर अदा नहीं करते थे। दोस्तों, जो प्रथम एवं द्वितीय स्टेट के लोग थे ये कर अदा नहीं करते थे। तब भैया कर कौन अदा करते थे, कर अदा करते थे तृतीय स्टेट के लोग, जिन्हें किसान वर्ग कहा जाता है। किसान वर्ग थे वही लोग दोस्तों कर अदा करते थे। और प्रथम स्टेट एवं द्वितीय स्टेट इन्हें सामान्यतः पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग कहा जाता है। ये लोग कर अदा नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, ये लोग कर अदा नहीं करते थे। जो किसान लोग थे उन्हीं से कर वसूला जाता था, उन्हें तृतीय स्टेट कहा जाता है। ये भी आप लोग जानते ही हैं। चौथा प्रश्न है, वाटरलू में नेपोलियन की हार कब हुई। वाटरलू के युद्ध में दोस्तों नेपोलियन की हार हुई थी 1815 ईस्वी में। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, तब भी दोस्तों आपको यही आंसर लगाना है, 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निष्पक्ष चुनाव किसे कहते हैं। ऑप्शन ये है पैसे से वोट खरीदना, ऑप्शन बी है अपनी इच्छा से वोट डालना, ऑप्शन सी है जबरदस्ती दूसरे का वोट डालना, एंड ऑप्शन डी है गलत तरीके से किसी उम्मीदवार को जिताना। निष्पक्ष चुनाव होता है अपनी इच्छा से वोट डालना। अपनी इच्छा से वोट डालना निष्पक्ष चुनाव कहलाता है। अगर आपके पेपर में आ जाए दोस्तों ऑप्शन बी लॉक कर दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिस ऑप्शन में अपनी इच्छा से वोट डालना लिखा हो उसी ऑप्शन को आपको लॉक करना है, क्योंकि दोस्तों निष्पक्ष चुनाव इसी को कहा जाता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन, चीन की संसद को क्या कहा जाता है।
ऑप्शन ए राष्ट्रीय जन संसद, ऑप्शन बी सीनेट, ऑप्शन सी राष्ट्रीय असेंबली या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय संसद। चीन की संसद को दोस्तों राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है। राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं चीन की संसद को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सऊदी अरब में वोट डालने का अधिकार मतलब महिलाओं को कब प्राप्त हुआ? पहले आप जानते हैं दोस्तों कि सऊदी अरब में महिलाएं वोट नहीं डाल सकती थी, लेकिन कब बदलाव हुआ उनके संविधान में और कब महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ, किस सन में, ये आप लोगों को बताना है दोस्तों कि सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस सन से प्रारंभ हुआ था। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी 2015 ईस्वी से। कब से दोस्तों? जी हाँ, सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 2015 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? दोस्तों भारत में मानसून का आगमन होता है जून के प्रारंभ में। जैसे ही जून का प्रारंभ होता है वही समय होता है भारत में मानसून के आगमन होने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों या फिर हवाओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों उत्तरी मैदानों में हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं, उन पवनों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लू। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनें लू कहलाती हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। एक ही जगह है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाला जगह है, क्या है उसका नाम? मासिन राम। जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है पूरे विश्व में वो अपने भारत में ही स्थित है, उसका नाम है मासिन राम। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 2 से 6 अंक वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? संक्षेप में लिखिए दोस्तों। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। नवीन मतलब नया। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है एंड हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन 3 अनुभागों के नाम बताइए जिनमें उत्तरी मैदान विभाजित है, प्रत्येक का एक गुण लिखिए। यह क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बार करवा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 3 अनुभाग है, पहला है पंजाब का मैदान, दूसरा है गंगा का मैदान और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। जो आपका पंजाब का मैदान है यह उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को आच्छादित करता है। भारत का जो उत्तरी मैदान है उसके पश्चिमी भाग को आच्छादित करता है पंजाब का मैदान। ठीक है, पंजाब आप लोगों को पता ही है भारत के पश्चिम में स्थित है, तो उसी क्षेत्र को आच्छादित करता है भारत का उत्तरी मैदान। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला वर्ग है या फिर अगला अनुभाग है गंगा का मैदान। यह गंगा और तीस्ता नदियों के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान क्या है? ब्रह्मपुत्र का मैदान दोस्तों असम राज्य में विस्तृत है। ठीक है, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र का मैदान विस्तृत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इस क्रांति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2022 में आया हुआ प्रश्न है और यूपी बोर्ड प्रश्न बैंक का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसके 2 3 4 5 जितने स्टार मन करे लगा लीजिए और दोस्तों इसे ध्यान से पढ़िएगा। 100% हो सकता है दोस्तों आपके पेपर में ये प्रश्न आ जाए, तो ध्यान से दोस्तों उत्तर है इसका। देखिए, पहला हेडिंग फ्रांसीसी क्रांति, इसके बारे में आइए मैं आप लोगों को रूबरू करवाता हूँ। हालांकि आप लोगों को पता होगा लेकिन फिर जान लीजिए। फ्रांस की क्रांति 1789 में प्रारंभ हुई थी, ये तो आप जानते ही हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस अपितु संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति ने सिर्फ फ्रांस को ही नहीं पूरे विश्व को प्रभावित किया था। ठीक है, कैसे प्रभावित किया था पूरे विश्व को, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक, आप लोग पढ़िए ध्यान से और आप पेपर में लिख दीजिएगा। ठीक, फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या रहे या फिर प्रभाव क्या रहे। फ्रांस की क्रांति के फ्रांस पर निम्न प्रभाव पड़े। फ्रांस की क्रांति से फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़े, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला हेडिंग, बूर्बो वंश के निरंकुश शासन का अंत। बूर्बो वंश के दोस्तों निरंकुश शासन का अंत हो गया। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति हो गई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में, और इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में जो राजतंत्र था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। एंड लुई 16वें तथा मैरी एंटोनेट का क्या हुआ, इनको 1793 ईस्वी में फांसी दे दी गई राजतंत्र समाप्त होने के परिणाम स्वरूप। एंड इनको फांसी दे दी गई। इस तरह से दोस्तों लंबे समय से चला आ रहा बूर्बो वंश का निरंकुश शासन समाप्त हो गया। जो लंबे समय से फ्रांस में बूर्बो वंश का निरंकुश शासन था वो समाप्त हो गया, पूरी तरह से ढह गया। ठीक है, फिर दूसरा हेडिंग, नवीन संविधान का निर्माण। एक नए संविधान का निर्माण कैसे हुआ, आइए देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रीय सभा द्वारा फ्रांस का नया संविधान तैयार किया गया। जब फ्रांस की क्रांति हुई उसके कुछ दिनों के बाद राष्ट्रीय सभा द्वारा, किस सभा द्वारा, जी हाँ, राष्ट्रीय सभा द्वारा फ्रांस का एक नया संविधान तैयार किया गया जो यूरोप महाद्वीप में पहला लिखित संविधान था। ध्यान रखिएगा, पूरे यूरोप महाद्वीप में पहला लिखित संविधान था दोस्तों, पहला लिखित संविधान था जो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में तैयार किया गया था। ठीक है, तीसरा हेडिंग, जनतंत्र की स्थापना। जनतंत्र की स्थापना कैसे हुई, संविधान में फ्रांसीसी जनता के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य निश्चित कर दिए गए। 27 जुलाई 1789 को नागरिकों के 10 मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई। फिर अगली हेडिंग है आपकी, ये दोनों हेडिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा, या आप लोग इतना ना लिखें, 2 ही 3 ही हेडिंग लिख देंगे आप लोग तो तब भी आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितने अंक का आता है। अगर 6 अंक का आएगा तो आप लोगों को सब लिखना पड़ेगा, कम से कम 1.5 पेज में लगभग। ठीक है, 1 या 1.5 पेज में लिखना रहेगा अगर 6 नंबर का आता है तो। ठीक, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा फ्रांसीसी क्रांति से, आइए इसके बारे में जानते हैं। निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति हो गई, निरंकुश राजतंत्र समाप्त हो गया। फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा से यूरोप तथा विश्व के अन्य देशों में निरंकुश राजतंत्रों को समाप्त करने के लिए क्रांतियां हुई। फिर यूरोपीय सामंती व्यवस्था का अंत। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी हेडिंग है जो आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।